कल्पना कीजिए, एक अंधेरी कोठरी, दीवारों पर सन्नाटा, बाहर फांसी का तख्ता तैयार है और भीतर एक युवक शांति से बैठा है। चेहरे पर डर नहीं, आंखों में पछतावा नहीं, होठों पर मुस्कान है। वो युवक जानता है आज उसका शरीर खत्म होगा, लेकिन उसका विचार आज से अमर हो जाएगा। भारत के इतिहास में बहुत से योद्धा आए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो तलवार से नहीं, विचारों से लड़े। कुछ ऐसे थे जिनकी उम्र कम थी, लेकिन हौसले सदियों जितने बड़े। और उन्हीं में से एक नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। 23 साल की उम्र, जिस उम्र में आज ज्यादातर लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपने सपनों को देश के नाम कर चुके थे। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचार थे, वो सवाल थे, वो चुनौती थे, अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी और सोई हुई भारतीय आत्मा के लिए भी। आज भी जब अन्याय होता है, जब आवाज दबाई जाती है, जब सच्चाई को डराया जाता है, तो कहीं न कहीं भगत सिंह की वही आग फिर से जल उठती है। यह कहानी सिर्फ एक शहीद की नहीं है, यह कहानी है एक सोच की, एक विद्रोह की और उस आग की जो कभी बुझी नहीं। तो आइए आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और उस लड़के की कहानी सुनते हैं जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गया ताकि एक देश जिंदा रह सके। यह है वीर शहीद भगत सिंह, एक आग जो कभी बुझी नहीं। जन्म से क्रांति का बीज, 28 सितंबर 1907, पंजाब की पवित्र धरती, लायलपुर जिले का एक छोटा सा गांव बंगा। एक साधारण घर में एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों की जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। गांव में खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे संघर्ष की गूंज छिपी थी। भगत सिंह का घर खिलौनों और लोरियों से नहीं, क्रांति की बातों से गूंजता था। दादाजी अर्जुन सिंह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के साक्षी थे। चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों के नेता थे। और पिता किशन सिंह, जिनके लिए देश सबसे पहले आता था। ऐसे माहौल में पला बच्चा कभी सामान्य कैसे हो सकता था? कहते हैं जब बच्चे खेलते हैं तो भगत सिंह खेतों में खेल खेल में अंग्रेजों से लड़ने की कल्पना किया करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो बालक भगत सिंह ने कहा, अंग्रेजों को भगाऊंगा। यह कोई मासूम जवाब नहीं था, यह उस आग की पहली चिंगारी थी जो उनके भीतर जन्म ले चुकी थी। 1919 भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार, सैकड़ों निर्दोष लोग गोलियों से छलनी कर दिए गए। जब भगत सिंह को यह पता चला तो वह चुपचाप जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों में लिया
और चुपचाप दिल से लगा लिया। वह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह कसम थी। उस दिन एक बच्चे का बचपन खत्म हो गया और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। यही कारण था कि भगत सिंह के लिए क्रांति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी। वह उनके खून में थी, वह उनके सांसों में थी, वह उनके जन्म से ही उनके भीतर बो दी गई थी। और यह बीज अब धीरे धीरे एक तूफान बनने वाला था। अगले अध्याय में जब यह बच्चा किताबों से हथियार बनाना सीखता है और विचारों से साम्राज्य को चुनौती देता है। नौजवानों की नई सोच। समय बदल रहा था। भारत सिर्फ जंजीरों में जकड़ा देश नहीं रहा, अब वह सोचने लगा था। और इसी बदलती सोच के केंद्र में एक नौजवान खड़ा था, भगत सिंह। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई। लेकिन यह कॉलेज सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं था। यहां क्रांति की पाठशाला चलती थी। यहां किताबें सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं थीं। यहां किताबें सवाल करना सिखाती थीं। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो और भारतीय क्रांतिकारियों को पढ़ते थे। वो समझने लगे थे कि आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं है। आजादी का मतलब है न्याय, समानता और सोच की आजादी। उनकी क्रांति सिर्फ बंदूक की नहीं थी, वह दिमाग की क्रांति थी। इसी दौरान देश के नौजवान दो रास्तों पर खड़े थे। एक तरफ डर और समझौता, दूसरी तरफ त्याग और टकराव। और भगत सिंह ने बिना हिचक दूसरा रास्ता चुना। 1926 में भगत सिंह जुड़े नौजवान भारत सभा से। यह कोई गुप्त संगठन नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी। नारा था इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा सिर्फ आवाज नहीं था, यह ऐलान था कि अब युवा चुप नहीं रहेंगे। भगत सिंह कहते थे, क्रांति का अर्थ खून खराबा नहीं, क्रांति का अर्थ है अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत। यही सोच उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाती थी। वो जानते थे, अगर जनता नहीं जगी तो आजादी अधूरी रहेगी। भगत सिंह नाटक लिखते थे, पर्चे बांटते थे और सभाओं में युवाओं को जगाते थे। वो बंदूक से पहले कलम उठाते थे। वो नौजवानों से कहते थे, डरो मत, सोचो और सवाल करो। यही थी नौजवानों की नई सोच। डर से मुक्त सोच, गुलामी से इनकार और पूरा भारत बदल देने का सपना। और इस सोच ने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार महसूस कराया कि असली खतरा अब पैदा हो चुका है। अगले अध्याय में जब एक घटना पूरे देश को झकझोर देती है और भगत सिंह को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। लाला लाजपत राय की मौत और बदला। 1928 भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा साल जिसने क्रांति की दिशा बदल दी। अंग्रेज सरकार साइमन कमीशन लेकर भारत पहुंची, बिना किसी भारतीय प्रतिनिधि के। यह अपमान था, यह चुनौती थी और इसका जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरा पूरा देश।
लाहौर की सड़कों पर एक बुजुर्ग नेता सीना तानकर खड़ा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। उनके हाथ में न हथियार था न पत्थर, उनके पास था सिर्फ साहस और नारा, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत नारों से डरती थी। पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लालाजी पर निर्दय प्रहार हुए और कुछ दिनों बाद भारत ने अपना एक और सपूत खो दिया। मरते समय लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह शब्द हवा में नहीं गए, ये शब्द सीधे पहुंचे एक नौजवान के दिल तक। भगत सिंह ने लाला जी की चिता को देखा, धुआं उठता रहा और उनके भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गए थे, अब चुप रहना गुनाह होगा। लेकिन यह कोई अंधा गुस्सा नहीं था, यह सोचा समझा निर्णय था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलकर तय किया, जिस अफसर ने इस अत्याचार का नेतृत्व किया उसे जवाब मिलेगा। मकसद हत्या नहीं था, मकसद था यह बताना कि अन्याय के खिलाफ भारत अब खड़ा हो चुका है। एक पहचान में गलती हुई और जिस अफसर को सजा मिलनी थी उसकी जगह जेपी सॉन्डर्स मारा गया। यह घटना एक व्यक्ति की नहीं, एक युग की घोषणा थी। भगत सिंह भाग सकते थे, छिप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भागने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका विचार पूरे देश तक पहुंचे और इसी फैसले ने उन्हें इतिहास के पन्नों से उठाकर अमरता की ओर धकेल दिया। लाला लाजपत राय की मौत एक अंत नहीं थी, वह क्रांति का संकेत थी और भगत सिंह के लिए यह रास्ता था जिस पर चलने के बाद पीछे मुड़ना नामुमकिन था। अगले अध्याय में जब भगत सिंह खुद को गिरफ्तार करवाते हैं और एक धमाका पूरे देश की सोई हुई आत्मा को जगा देता है। असेंबली बम कांड और गिरफ्तारी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंदर अंग्रेज सरकार 2 ऐसे कानूनों पर चर्चा कर रही थी जो भारतीयों की आवाज हमेशा के लिए दबा देते। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। यह कानून हथकड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक थे। ऊपर दर्शक दीर्घा में 2 नौजवान शांत भाव से बैठे थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, उनकी आंखों में साफ मकसद था। अचानक 2 धमाके, लेकिन यह तबाही के धमाके नहीं थे, ये थे जागरण के धमाके। बम इस तरह फेंके गए कि किसी की जान न जाए और फिर असेंबली गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। पर्चे हवा में उड़े। उन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। यह हमला नहीं था,
यह संदेश था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भाग सकते थे, लेकिन वे खड़े रहे, क्योंकि उनका मकसद बचना नहीं था, सुने जाना था। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। यह गिरफ्तारी हार नहीं थी, यह रणनीति थी। पूरे देश में खबर फैल गई। दो नौजवानों ने असेंबली में बम फेंके और भागे नहीं। अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई, क्योंकि अब डर हथियारों से नहीं, विचारों से फैल रहा था। जेल की सलाखों के पीछे भी भगत सिंह चुप नहीं हुए। उन्होंने जेल को भी संघर्ष का मैदान बना दिया। यहां से शुरू हुई एक और लड़ाई, सम्मान की, अधिकार की और स्वाभिमान की। असेंबली का बम सिर्फ दीवारें नहीं हिलाता, उसने पूरे भारत को जगा दिया। और गिरफ्तारी के साथ भगत सिंह की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम इतिहास लिखने वाला था। अगले अध्याय में, जब जेल के भीतर भूख हड़ताल शुरू होती है और भगत सिंह पूरे देश की आवाज बन जाते हैं। जेल में भूख हड़ताल, असेंबली की गूंज अब जेल की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। भगत सिंह अब आजाद नहीं थे, लेकिन उनकी सोच अब भी आजाद थी। लाहौर सेंट्रल जेल, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और एक अपमानजनक व्यवस्था। अंग्रेज सरकार भारतीय राजनीतिक कैदियों को साधारण अपराधियों की तरह रखती थी। घटिया खाना, भेदभावपूर्ण व्यवहार और मानव गरिमा की अनदेखी। लेकिन भगत सिंह यह सब चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, हम अपराधी नहीं हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं और हमें सम्मान चाहिए। यही से शुरू हुई जेल के भीतर एक और क्रांति, भूख हड़ताल। यह हड़ताल कमजोरी का नहीं, साहस का प्रतीक थी। मकसद था हिंसा नहीं, बल्कि न्याय की मांग। भगत सिंह के साथ जतिन दास जैसे कई क्रांतिकारी इस संघर्ष में शामिल हुए। दिन बीतते गए, देश के बाहर लोगों को पता चला कि जेल के अंदर कुछ नौजवान अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं। अखबारों में खबरें छपने लगीं, सभाएं होने लगीं, नारे गूंजने लगे, भगत सिंह जिंदाबाद। अंग्रेज सरकार अब असमंजस में थी। अगर मांगे मानती तो झुकना पड़ता, अगर अनदेखी करती तो पूरे देश का गुस्सा और भड़कता। और इसी संघर्ष के दौरान एक ऐसा बलिदान हुआ जिसने भारत की आत्मा को हिला दिया। जतिन दास, उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ आजादी की नहीं थी, यह लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की थी। जेल की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन भगत सिंह का विचार उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। भूख हड़ताल ने अंग्रेजी सत्ता को दिखा दिया कि भारतीय क्रांतिकारी झुकने वाले नहीं हैं। और पूरे देश ने एक बार फिर समझ लिया कि भगत सिंह
अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज बन चुके हैं। अगले अध्याय में जब अदालत का फैसला आता है और भगत सिंह मौत से नहीं, अमरता से आंख मिलाते हैं। अदालत में भगत सिंह की क्रांति। अब लड़ाई जेल की सलाखों से निकलकर अदालत के कटघरे में आ चुकी थी। लाहौर की अदालत, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत, दूसरी तरफ एक दुबला-सा नौजवान भगत सिंह। हथकड़ियां उनके हाथों में थीं, लेकिन उनकी आवाज पूरी सत्ता से ज्यादा मजबूत थी। अदालत उन्हें अपराधी साबित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह खुद को बचाने नहीं आए थे। वो अपनी सोच रखने आए थे। उन्होंने साफ कहा, मैंने जो किया देश को जगाने के लिए किया। यह कोई सफाई नहीं थी, यह एक घोषणा थी। जब जज ने पूछा, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, तो भगत सिंह का जवाब इतिहास बन गया, नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर वही करूंगा। अदालत में मौजूद लोग सन्न रह गए, क्योंकि यह युवक सजा से डर नहीं रहा था, वो सिस्टम को चुनौती दे रहा था। भगत सिंह ने अदालत को एक मंच बना दिया। वो बोले, क्रांति का अर्थ हिंसा नहीं है, क्रांति का अर्थ है अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत। यह शब्द दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंज गए। अखबारों में भगत सिंह की तस्वीरें छपीं। उनके विचार हर गली, हर कस्बे तक पहुंचे। अब लोग सिर्फ उनका नाम नहीं जानते थे, उनकी सोच को समझने लगे थे। अंग्रेज सरकार इसी से डरती थी, क्योंकि एक डरता हुआ आदमी काबू में रहता है, लेकिन सोचता हुआ आदमी कभी गुलाम नहीं रहता। अदालत फैसला सुना सकती थी, लेकिन भगत सिंह को हरा नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन कटघरे में एक व्यक्ति नहीं, एक विचार खड़ा था, और विचार फांसी से नहीं मरते। अगले अध्याय में जब आखिरी रात आती है और भगत सिंह हंसते हंसते अमरता की ओर कदम बढ़ाते हैं। फांसी का फैसला और आखिरी रात, मार्च 1931, लाहौर। अदालत का फैसला आ चुका था। फांसी। 3 नाम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। यह सिर्फ 3 व्यक्तियों की सजा नहीं थी, यह पूरी एक पीढ़ी को डराने की कोशिश थी। देश भर में आवाजें उठीं, रैलियां हुईं, प्रार्थनाएं की गईं, रहाई की मांग हुई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत एक बात जानती थी, अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो उनका विचार और तेजी से फैलेगा। फांसी से एक रात पहले लाहौर जेल में अजीब सी शांति थी। कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं। भगत सिंह अपनी कोठरी में एक किताब पढ़ रहे थे। वो किताब थी लेनिन की जीवनी। जब जेल अधिकारी ने कहा, तुम्हारा समय हो गया है, तो भगत सिंह ने शांति से जवाब दिया, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। यह शब्द डर से नहीं आए थे,
यह शब्द पूर्ण विश्वास से आए थे। उन्होंने न कोई आखिरी इच्छा रखी, न कोई शिकायत, सिर्फ इतना कहा, देश को जगाते रहना। उस रात तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। यह नारा जेल की दीवारों में नहीं रुका, वह पूरे भारत में गूंज उठा। जब सूरज उगा तो 3 शरीर नहीं रहे, लेकिन 3 विचार अमर हो चुके थे। अंग्रेजों ने सोचा, फांसी देकर वे क्रांति को खत्म कर देंगे। उन्हें नहीं पता था वे उसे हमेशा के लिए जिंदा कर रहे हैं। भगत सिंह की आखिरी रात यह सिखा गई कि मौत एक शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन जो इंसान विचार बन जाता है उसे कोई तख्ता मिटा नहीं सकता। अगले अध्याय में जब शहादत के बाद भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक युग बन जाते हैं। भगत सिंह का विचार जो आज भी जिंदा है। फांसी के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, वास्तव में यहीं से शुरुआत हुई। भगत सिंह का शरीर 1931 में चला गया, लेकिन उनका विचार आज भी सांस लेता है। भगत सिंह सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे सोच की आजादी। ऐसी आजादी जहां सवाल पूछना अपराध न हो, जहां अन्याय को चुपचाप सहना मजबूरी न बने। उन्होंने कहा था, क्रांति का अर्थ सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलना है। आज जब हम भ्रष्टाचार देखते हैं, असमानता देखते हैं, या सच बोलने पर डराया जाना देखते हैं, तो भगत सिंह की वही आवाज फिर से गूंजती है। भगत सिंह नफरत की राजनीति के खिलाफ थे, वे अंधभक्ति के खिलाफ थे। वे चाहते थे एक वैज्ञानिक तर्कशील समाज। इसीलिए वे कहते थे, अंधविश्वास गुलामी की सबसे मजबूत जंजीर है। यह बात आज भी उतनी ही सच है। आज का नौजवान अगर भगत सिंह को सिर्फ पोस्टर या नारे तक सीमित रखे, तो यह उनके साथ अन्याय होगा। भगत सिंह पूजा नहीं चाहते थे, वे समझे जाना चाहते थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां शिक्षा सबके लिए हो, जहां मेहनत की कीमत मिले, और जहां डर के बिना सच बोला जा सके। यह सपना अभी पूरा नहीं हुआ, और शायद यही कारण है कि भगत सिंह आज भी जरूरी हैं। जब भी कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो कहीं न कहीं भगत सिंह फिर से जन्म लेते हैं। क्योंकि इनकलाब कभी एक दिन की घटना नहीं होता, वह एक निरंतर प्रक्रिया है। भगत सिंह एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक सवाल जो हर पीढ़ी से पूछा जाता है, तुम क्या करोगे जब सच बोलना मुश्किल हो जाएगा? आज भगत सिंह हमारे बीच शरीर से नहीं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वे हर उस जगह मौजूद हैं
जहां कोई सवाल पूछता है, जहां कोई अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार करता है। भगत सिंह न किसी एक पार्टी के थे, न किसी एक नारे के। वे सच के थे, विचार के थे और निडरता के थे। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि मर कैसे जाना है, उन्होंने सिखाया कि जीना कैसे है। ऐसे समय में जब चुप रहना आसान हो और सच बोलना मुश्किल, तब भगत सिंह का नाम हमें आईना दिखाता है। पूछता है, क्या तुम सिर्फ देखने वाले बनोगे या बदलने वालों में शामिल होगे? इनकलाब सिर्फ बम या नारे नहीं होते। इनकलाब होता है सोचना, सवाल करना और गलत के सामने खड़ा होना। यही भगत सिंह की असली विरासत है। आज अगर हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ मालाएं चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके सपनों को जिंदा रखने के लिए। एक ऐसा भारत जहां डर नहीं, जहां भेदभाव नहीं और जहां सच बोलना अपराध नहीं। भगत सिंह एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन अगर हम जाग जाएं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज सवाल यह नहीं है कि भगत सिंह कौन थे। सवाल यह है, आज हम में से कौन भगत सिंह बनना चाहता है? इनकलाब जिंदाबाद, विचार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।